हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी दो इंसानी प्रजातियों के बीच है, जिसमें से एक है आम आपके और हमारे जैसे लोग, और एक है वो लोग जो खुद की शक्तियों से कुछ ऐसी चीजों का आविष्कार कर सकते हैं जिसका सिर्फ एक आम इंसान कल्पना कर सकता है। इन लोगों को कहा जाता है मेस, जिसके राजा हैं मॉडरेट। उसने अपनी शक्तियों के बल पर न जाने कितने प्रजाओं के राजाओं को खुद के सामने घुटने टिकवा दिए, और उसी सफर के दौरान अब उसके सामने खड़ा है किंग लूथर, जिसकी सेना बहुत बुरी तरह से हार रही है, क्योंकि वो सिर्फ तलवारों से लड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाला ताकतवर शक्तियों से, जिससे शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। लेकिन यहीं पर हम सोचने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। किंग लूथर के पास भी कुछ ऐसा है जो मॉडरेट से भी बड़ा है और शक्तिशाली है, जिसे एक्सकैलिबर के नाम से जाना जाता है। ये एक शमशीर है जिसकी छाव में आज लूथर का साम्राज्य खड़ा है। उसी की मदद से मॉडरेट के जादू को खत्म कर देता है वो, और इस जंग को जीत जाता है। लेकिन इसके बाद राजा की प्रशंसा हर जगह होने लगती है। लोग उसे मान सम्मान देने लगते हैं, जिसे देखकर उसके खुद का भाई जलने लगता है। उसके अंदर अब उस सिंहासन की लालसा आ गई है जो उसके बड़े भाई को विरासत में मिली थी, पर वो जानता था कि उस तलवार के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। इसीलिए उसने एक डीमन की मदद ली, जिसे उसे अपनी बीवी की बलि देकर नींद से जगा दिया और कहा कि वो राजा के परिवार को खत्म कर दे, जिस काम में वो लग गया। पर जब राजा को पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर पोर्ट पर आ गए थे और एक नाव पर जल्दी जल्दी बैठने को कहा। इस दौरान वहां वही डीमन आ जाता है जो रानी को मार देता है, लेकिन राजा अपने बच्चों को नाव से दूर भेज देता है और खुद ही उस डीमन से लड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच काफी भयंकर लड़ाई होती है, वो भी पानी के नीचे। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं बताया जाता कि जीता कौन, पर इतना जरूर पता है कि जिसके पास वो तलवार होगी, जीत उसी की होगी। तो शायद यहाँ राजा जीत गया होगा और पानी के नीचे रहने से उसकी मौत हो जाती है। इधर उसका बच्चा नाव से तैरते तैरते रोम शहर पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ वैश्या उसे देखकर फौरन गोद ले लेती हैं। इधर प्रजा में हड़कंप मचा था कि अब राजा मर चुके, तो अगला राजा कौन बनेगा। तब वेटिकन बड़ी ही चालाकी से खुद को राजा घोषित कर देता है और फिर शुरू कर देता है अपना जिल्लत भरा शासन, जिसमें इंसानों को इंसान नहीं जानवर समझा जाता है। वेटिकन को सिर्फ ताकत चाहिए थी, जिसके लिए उसने अब तो मेज टावर को भी बनवाना शुरू कर दिया। हालांकि वो खुद मेज नहीं था, लेकिन उसे वो ताकत चाहिए थी जो कि मॉडरेट के पास थी। उधर अब आर्थर भी ब्रॉदल में रहकर बड़ा होना शुरू हो गया है। इस दौरान उसने मार धाड़, लड़ाई वगैरह, चोरी चकारी सब कुछ सीख लिया। ऊपर से उसका दिमाग भी बहुत तेज है और इसीलिए वो हर किसी से जीत जाया करता है। धीमे धीमे करके अब 20 साल का समय गुजर जाता है। प्रजा में अब खलबली मच चुकी है, क्योंकि मेज टावर का काम पूरा हो गया। उसी दौरान एक और परेशानी आ गई थी। दरअसल पोर्ट का पानी सूख गया, पर सिर्फ यही नहीं, उसी पोर्ट में इन्हें वहां एक्सकैलिबर स्वॉर्ड भी दिखती है, जो एक विशाल पत्थर में गड़ी हुई थी। ये देखकर वेटिकन फौरन बाहर आया और देखा कि हर कोई उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी से ये काम नहीं हो रहा है। पर ऐसा क्यों? इसी सवाल का जवाब को पाने के लिए वो एक डीमन के पास गया, जिसने बताया कि इसे सिर्फ राजा का खून ही बाहर निकाल सकता है, जो अभी जिंदा है। तो उसे ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। अब जब वेटिकन को ये बात पता चलती है, तो उसने फौरन अपने आदमियों को काम पर लगा दिया और जितने भी लोग आसपास के जिलों में काम करते हैं, उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाने का हुक्म दे दिया गया, क्योंकि उसे किसी भी तरह करके वो तलवार चाहिए थी, जिसके जरिए वो मेज टावर की ताकतों को भी हासिल कर सकेगा, वरना वो सिर्फ एक पत्थर की इमारत बनकर रह जाएगी। शहर में खलबली मच चुकी है, हर किसी को बोट पर लादा जा रहा है, जिसमें आर्थर भी था। हालांकि उसे कुछ पता नहीं है अपने अतीत के बारे में, लेकिन उन लोगों ने वो भी शामिल हो गया। एक एक करके सभी को आगे लाया जा रहा है। हालांकि वहां खड़े किसी को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर जब आर्थर ने उस तलवार पर अपने हाथों को लगाया, तो उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ और वो अतीत के पन्नों में अपने आप को उसी आंखों के सामने पलटने लगता है जो कभी उसके बाप के शागिर्द हुआ करते थे। आज उसी को हुक्म दे रहे हैं। हालांकि पहली बारी तो आर्थर ने हाथ हटा लिया, लेकिन जब दूसरी बारी उसने उसे धीरे करके ऊपर खींचा, तो उस जगह पर मानो एक जलजला आ गया। महल में बैठा वेटिकन को भी एहसास हो गया कि वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक ही झटके में आर्थर ने उस तलवार को बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी शक्ति को वो झेल ना सका और वहीं बेहोश हो गया। हर जगह ढिंडोरा पिट गया कि किंग लूथर का वंश वापस लौट आया है। उसने उस तलवार को भी निकाल लिया है और इसीलिए लोग अब राजा के खिलाफ बगावत छेड़ देते हैं, जो चीज वेटिकन को पसंद नहीं आती। दूसरी ओर किंग लूथर के पुराने जनरल कमांडर बेडमेयर एक जादूगरनी मेज से मुलाकात करता है। उसे आर्थर की सारी बातें बताता और कहता है अब उन्हें उसकी मदद करनी होगी, तभी वो पुराना राज वापस आ पाएगा। इधर जेल में जब आर्थर की आंख खुली, तो उसके सामने वेटिकन बैठा था, जो उसे खुलासा करता है कि वो इस राज्य के पुराने राजा का बेटा है। वो ही है सिर्फ उस तलवार की शक्तियों को काबू में कर सकता है, पर खुद का भौकाल कायम रखने के लिए वो अब आर्थर का सर कलम करने वाला है।
पूरी प्रजा के सामने, ताकि सभी को पता चल सके कि वो कितना शक्तिशाली है और किसी से भी नहीं डरता। तो वहीं आर्थर को सभी के सामने ये कहना होगा कि वो राजा बनने के काबिल नहीं है और उसके पिता एक कायर राजा थे, तभी उसकी दोस्तों की जान बख्शी जाएगी, वरना उसके साथ वो भी मारे जाएंगे। तैयारी शुरू की जाती है। बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका है। जिन्होंने अब बाहर आते हुए आर्थर को देखा, उनकी आंखों में एक उम्मीद है कि वो उनकी तकदीर को बदल कर रख देगा। लेकिन अभी आर्थर को खुद के दोस्तों की जान बचानी है, इसीलिए वो वही करता है जैसा वेटिकन ने उसे करने को कहा। कुछ समय के बाद अब उसे भी उसके सामने सजा दी जाने वाली थी, लेकिन तभी जादूगर मतली के लोग अपना जादू दिखाते हैं और जितने भी जानवर थे उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ बेडमेयर के लोग हमला शुरू करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी आर्थर और उस तलवार को लेकर नदी में कूद जाता है। इसके बाद हम उस बेडमेयर को एक खुफिया अड्डे पर देखते हैं, जहां वो उसे बताता है वो किंग लूथर का एक लौता बेटा है जिसे अपना हक जताना होगा, इस पूरे साम्राज्य फिर से खुशहाल बनाना होगा। लेकिन आर्थर को इस जिंदगी को जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सभी से लड़कर जाने लगता है, पर उसे कोई जाने नहीं देता। तब उस समय उसकी वहां खड़े लोगों को भिड़त हो जाती है, जिसके चलते उसने फिर से एक्सकैलिबर को उठा लिया। लेकिन इस बारी भी वो उसकी शक्तियों को झेल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। तो मैथिली को एहसास हुआ कि उसे कुछ याद ही नहीं है। एक्सकैलिबर उसे अपनाने से कतरा रही है। पहले हमें उसके अतीत से उसे रूबरू करवाना होगा, जो आज भी एक रहस्य है लोगों के लिए। इसे हमें डेक्लैंड जाना होगा, पर बेडमेयर उसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि वहाँ अच्छे और बड़े मेज जाने से डरते हैं, पर उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इसीलिए ये लोग अब अगले दिन उसे लेकर उसी जगह लेकर जाते हैं जहाँ वो आइलैंड है, जो बड़े और खतरनाक जीवों से भरा है, जो इतनी भयानक दिखते हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और उसी जगह पर आर्थर को अकेले छोड़ दिया जाता है, जहां वो उन सभी से लड़ता है। पर एक समय आता है जब उसके सामने कुछ बहुत ही खूंखार भेड़िए खड़े थे। वो अपनी तलवार बाहर निकालता और एक पत्थर पर लगाता है, जिसकी शक्तियां अब उसके अंदर आने लगी थी। इस दौरान उसे अपने पिता का वो पल दिखता है जिसे आज तक सभी से छुपा कर रखा गया था। दरअसल जब उस रात किंग लूथर भाग रहे थे, तो उनके सामने जो डीमन आया था उसे लड़ने के लिए, वो असल में कोई और नहीं बल्कि खुद वेटिकन ही था, जिसने अपनी पत्नी का बलिदान दिया ताकि वो उस रूप में आकर लूथर को मार सके। लेकिन उस दिन लूथर अपनी एक चाल चल देते हैं और उन्हें उस शमशीर को उछाला और खुद को ही उसके आगोश में कर लिया, यानी कि वो उन्हीं के अंदर जाकर घुस गई। एक्सकैलिबर अगर किसी भी जगह पर गड़ जाती है तो उसे सिर्फ उसका मालिक ही बाहर निकाल सकता है, यानी कि आर्थर। अब धीमे धीमे करके लूथर का शरीर पत्थर का बन जाता है, जाकर पानी में गहराई में समाने लगता है। और यही वजह है कि आज वेटिकन के हाथ वो तलवार नहीं रख सकती। ऐसा नहीं है कि वो उसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा, इसके लिए उसे पहले आर्थर को जान से मारना होगा। ये सब जानने के बाद अब आर्थर को समझ आ जाता है कि उसके पिता कौन थे और यहाँ वो किस मकसद के लिए आए। इसीलिए उसे अब उस तलवार को हल्का सा चलाना भी सीख लिया है। अब वापस आते समय बेडमेयर और माली उसे सारी सच्चाई बताते हैं। पहले सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन वेटिकन ने खुद की लालच के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। उसने मॉड्रेड से मिलकर मेज का सबसे बड़ा राजा को मरवा दिया और फिर खुद को दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि लूथर को भी खत्म कर दे, ताकि उस तलवार की सारी शक्तियां उनके पास आ जाए, जिसके बाद वो लोग उस किंगडम को आधा आधा करके बांट लेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि लूथर ने मॉड्रेड को ही खत्म कर दिया और खुद को ही तलवार लेकर पानी में समा गया। जितना लंबा वो मेज टावर होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा शक्तियां होंगी। इसीलिए एक्सकैलिबर पानी से बाहर आई, क्योंकि अब खतरा करीब है। यहाँ माली ये भी बताती है कि उसके कई सारे साथियों को वेटिकन ने मरवा दिया, ताकि हम लोग किसी भी तरह करके तुम्हारी मदद ना कर पाए। पर तुम बेफिक्र रहो, हम पहले जैसे सब कुछ दोबारा कर देंगे, बस तुम तैयार हो जाओ। उनकी ये बातें सुनने के बाद, सब कुछ जानने के बाद आर्थर मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। तो अब बेडमेयर आर्थर की मुलाकात 6 ब्रॉन्ज नाम के परिवार से करवाता है, जो कि इंग्लैंड का सबसे रईस घराना था। उनके पास बेशुमार दौलत के साथ आर्मी भी थी। उनके सामने आर्थर काफी अच्छे से ये साबित कर देता है कि वो ही आने वाला राजा है और उस चीज के लिए वो तैयार है, जो देखकर वो पूरा परिवार उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसमें उनका ही फायदा था। यहाँ वेटिकन के लिए सबसे बड़ा काम था किसी भी तरह करके उस मेज टावर को जल्द से जल्द खड़ा करना और उसकी शक्तियों को हासिल करना। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि वेटिकन अब रोम आ रहा है, तो वो सभी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यही सही मौका है उसे मारने का। अब सभी तैयार तो हो गए। अब आने वाले समय में वेटिकन भी रोम पहुंचता है, पर उसकी सुरक्षा में काफी गार्ड थे। उसके आसपास इधर ये लोग एक बिल्डिंग में छुपे थे और इनके साथ हब्बी, जो एक तीरंदाज थी, जिसने अपना निशाना साध। लेकिन जब कुछ देर हो जाती है तो आर्थर कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो सही था, दरअसल वेटिकन को पहले से ही पता था कि उसका वो स्लेव इन लोगों से मिली हुई है, और इसीलिए खुद की जगह उसने अपनी तरह दिखने वाले दूसरे इंसान को भेज दिया, जिसकी चाल ढाल भी कुछ अलग थी, जिस चीज को आर्थर समझ जाता है।
लेकिन जब तक वो बी को मना कर पाता उससे पहले ही वो तीर कमान से छोड़ देती है, जो जाकर उस इंसान को लगती है जो था कोई और। अब इनकी जान के पीछे वो सब लग चुके हैं। हालांकि ये सभी भाग तो जाते हैं, लेकिन बीच में इनका सामना इनके सैनिकों से हो जाता है, जिसमें इनके कुछ साथी घायल भी होते हैं। और अब तो मछली की गर्दन पर तलवार थी। अब आर्थर निकलता है अपनी तलवार लेकर जो उसके पिता की थी, और सिर्फ चंद ही पलों में वो इस जगह को शमशान घाट में तब्दील कर देता है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इन्हें यकीन हो गया है कि एक्सकैलिबर ने आर्थर को अपना लिया है, यानी कि अब सिंहासन की गद्दी डोलने वाली है। सबको मानने के बाद ये लोग अपने अड्डे पर आ जाते हैं, पर वहां तो पहले से ही वेटिकन मौजूद था, जिसके कब्जे में था इनका एक साथी, जिसकी गर्दन पर उसने तलवार रखी। वेटिकन की शर्त थी कि वो उसे तलवार दे दे, जिसके बदले में वो उसे छोड़ देगा। लेकिन बेडमेयर के लोग आर्थर को लेकर चले जाते हैं, जिससे वो उनके साथी को वहीं मार देता है। इस चीज के बाद आर्थर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त को बचा नहीं सका और उस बच्चे को भी अनाथ कर दिया, इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी, और इसीलिए उसने तलवार को लेक में फेंक दिया। तभी लेक से निकलती है एक मरमेड, जो वापस उस तलवार को पानी से बाहर ले आती थी। आर्थर को अंदर खींचकर उसे उस मंजर से रूबरू करवाती है जो तब होगा अगर वो कुछ नहीं करेगा। दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाएगी, हर तरफ सिर्फ चीखें होंगी, चारों तरफ लाशें होगी जिनके ऊपर गिद्ध मंडरा रहे होंगे। उसे जंग करनी होगी, फिर से इस शहर को पहले जैसा बनाना होगा। ये सब देखकर आर्थर समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। ये लोग वहां से अपनी दूसरी खुफिया जगह पर पहुंचते हैं। वहां तो जहन्नुम बना पड़ा है। वेटिकन के सैनिकों ने उन सभी को मार डाला। अभी कमांडर वही था जो आर्थर से कहता है मैथली और बी अभी भी उनके पास है। अगर अब वो चाहता है कि उनकी मौत ना हो तो उसे तलवार उनके हवाले करना होगा। अब आर्थर के पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन वो बेडमेयर के हाथों एक्सकैलिबर को वेटिकन को सौंप देता है और कहता है कि 2 दिन बाद वो खुद उसे मिलने के लिए आएगा। अब उस तलवार को पाने के बाद उसने सभी साथियों को वेटिकन ने रिहा कर दिया, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए थी वो तो उसे मिल चुकी है। अब आर्थर से भी कोई खतरा नहीं है। इसीलिए वो पहली बार उसे खुद के कैसल में उसे बुलाता है, जहाँ कभी आर्थर के पिता और उसकी माँ बैठा करती थी। पर पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था। जब वेटिकन ने मैथली को छोड़ा तो उसने सभी पंछियों को और डार्कलैंड के कुछ विशाल सांपों को अपने वश में कर लिया। उनसे कहा कि वो कैसल में जाकर वेटिकन पर हमला कर दे, जो चीज वो करते भी है, जिस चक्कर में वेटिकन उसी तलवार से उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर उसे गलती हो जाती है। हालांकि वो एक को मार तो देता है, पर एक्सकैलिबर अब दीवार में गड़ गई थी, यानी कि वो अब सिर्फ और सिर्फ उसे आर्थर ही बाहर निकाल सकता है। यही मेज का प्लान था। देखते ही देखते बेडमेयर के लोग कैसल पर धावा बोल देते हैं, जो साथ में उन कैदियों को भी रिहा कर देते हैं जिन्हें वेटिकन ने बंदी बनाया था। वहीं बाहर पूरी प्रजा अब आर्थर के सपोर्ट में थी। ये सब देख वेटिकन भागकर फिर से डीमन के पास गया और कहा कि उसे उसी फॉर्म में वापस कर दो जिसमें उसने लूथर को हराया था। इस तरफ आर्थर ने तलवार को बाहर निकाल लिया और अब वो सीधा पहुंच गया उसी केव में जहां उसके सामने था वेटिकन, लेकिन डीमन फॉर्म में, जिसने अपना ही यूनिवर्स बना लिया, क्योंकि उसने मेज टावर की शक्तियों को अनलॉक कर लिया, खोल लिया, और उस यूनिवर्स में वो उस पर भारी पड़ रहा है। तलवार होने के बावजूद भी वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा है, जो देखकर वेटिकन ने उसे भी वही कहा जो उसके पिता को कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं हो। तब आर्थर को अपने पिता की वही पल दिखता है जो उनका आखिरी पल था, जिस चीज को देखकर वो समझ गया कि अभी तक वो सिर्फ बदले के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब उसे अपने लोगों के लिए लड़ना होगा, इस साम्राज्य के लिए लड़ना होगा, इस दुनिया के लिए लड़ना होगा। फिर क्या था, देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि वो स्वॉर्ड अब उसकी गुलाम बन चुकी है और वो उसकी अपार शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसे वो पूरी तरह से स्पार्क भी करना शुरू कर देती है। और फिर अंत में वो एक स्ट्राइक करता है जिसे वापस से अपनी इंसानी फॉर्म में लौट आता है और मारा जाता है। इसके बाद वो पूरा मेज टावर गिरकर ध्वस्त हो जाता है। अब बेडमेयर ने सारे रीति रिवाजों के साथ आर्थर को इस साम्राज्य का नया राजा घोषित कर दिया, जिससे सभी बहुत खुश थे। और इसी के साथ इस कहानी का यही पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।